नमस्कार दोस्तों, जीएस स्पेशल सीरीज में आज फिर मैं आपके साथ सामने हाजिर हो गया हूं एक नया वीडियो लेकर, जिसका नाम है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ रशिया यूक्रेन क्राइसिस। इस वीडियो में, इस जीएस स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे कि असल में जो कुछ ऐसे टर्म्स है जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस के दौरान हमारे सामने बार बार आते हैं, जो हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं या चिंता का सबब बनते हैं कि आखिर ये हैं क्या और इनकी इस युद्ध में क्या महत्ता है जिसलिए इनको बार बार इसमें इंक्लूड किया जा रहा है या बार बार इसमें लाया जा रहा है। तो देखते हैं हम किन किन टॉपिक की आज हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, जो मुख्यतया चार संगठन है इसमें या चार संबंधित शब्द हैं, वो इनमें से पहला है नाटो, दूसरा है वर्सो पैक्ट, तीसरा है स्विफ्ट नॉर्म और ये चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट। तो इन चारों के बारे में आज हम स्पेशल सेक्शन में बात करेंगे और देखेंगे इनकी इस युद्ध से लेके क्या महत्व है या इनका क्या ऐतिहासिक दृष्टिकोण है जिसकी वजह से इनकी महत्वता इस रशिया यूक्रेन क्राइसिस के दौरान इतनी बढ़ गई है कि हम बार बार इन शब्दों का जो है उद्घोष सुन रहे हैं या इन शब्दों के बारे में बार बार हमें जानकारी मिल रही है। तो पहले हम बात करते हैं नाटो की और देखते हैं कि आखिर नाटो क्या है और क्यों नाटो की इतनी इंपॉर्टेंस है। तो नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सन 1949 में ब्रुसेल्स बेल्जियम में बनी है संस्था, जो हेडक्वार्टर्ड है ब्रुसेल्स में, यह संस्था बनी थी। तो इसका मुख्यतया कारण जो कार्य था वो तीन पिलर्स पे आधारित था। वो तीन कार्य थे, उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य था उसमें यह था कि सोशलिज्म और जो सोवियत एक्सपेंशनिज्म था, यानी कि जो सोवियत संघ का फैलाव था उसको काउंटर करना, उसको रोकना। दूसरा था कि जो यूरोप कुछ सालों पहले, कुछ दशकों पहले एक मिलिट्री नेशनलिज्म से गुजरा था, यानी कि जो मुसोलिनी और हिटलर का फेज था, उससे यूरोप को बचाना और कहीं ना कहीं यूरोप में पॉलिटिकल इंटीग्रेशन करना। ये तीन मकसदों के साथ नाटो को बनाया गया था। हालांकि नाटो एक सैन्य संगठन है, तो इसका जो असल मकसद कहा जाता है वो यही कहा जाता है कि रूस को या यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए ही ये 1949 में बनाया गया था। फिलहाल इसमें अब तक टोटल 30 मेंबर हैं, जिसमें 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज यानी कि कनाडा और अमेरिका है और 28 यूरोपियन कंट्रीज हैं जो कि मैक्सिमम यूरोपियन यूनियन की संगठन की सदस्य भी हैं। अगर हम इस मैप में देखने की कोशिश करें तो देखते हैं कि इसमें जो वेस्टर्न यूरोपियन है पहले यही मेंबर हुआ करता था, बाद में इसका फैलाव हुआ और ईस्टर्न यूरोपियन तक ये फैल गए। और रशिया के लिए इस वक्त चिंता का सबब यही है कि यूक्रेन भी अगर नाटो और यूरोपियन यूनियन में शामिल हो गया तो जो नाटो का प्रभाव है वो रशिया के बिल्कुल मुहाने तक आ जाएगा, रशिया के बिल्कुल गेट पे खड़ा हो जाएगा और रशिया ये कतई नहीं चाहता। शायद इसी वजह से भी रशिया ने इस वॉर को बोल रखा है या इस वॉर के बारे में जानकारी, इस वॉर को मतलब शुरू किया है। तो आगे हम देखें तो रशिया ने क्या किया था 1949 में जब नाटो बनाया गया, तो इससे काउंटर करने के लिए या कह सकते हैं इस मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन से बचने के लिए या इसका विरोध करने के लिए इसने भी एक संगठन बनाया जिसको वर्सा पैक्ट नाम दिया गया। पोलैंड में सन 1955 में ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप हुई, जिसके अंतर्गत ये बोला गया कि हम भी एक सैन्य संगठन बनाएंगे जिसमें ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज रहेंगी जो कि यूएसएसआर की मेंबर थी और बाद में धीरे धीरे वो अलग होती गई और ईयू का मेंबर यानी यूरोपियन यूनियन की मेंबर्स बनती गई। तो सन 1955 में पोलैंड में जब ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप हुई, जिसको वर्सा पैक्ट दिया गया, तो इसको बनाया गया और इसका मकसद ये रखा गया कि नाटो अगर कोई भी सैन्य कार्यवाही करने की कोशिश करेगा रूस के खिलाफ या किसी भी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री के या सोवियत संघ की कंट्री के खिलाफ, तो उसका विरोध जो यूएसएसआर है वो वर्सा पैक्ट के अंतर्गत करेगा। हालांकि 1991 में ऑफिशियली इसको डिसॉल्व कर दिया गया, जिसका कारण ये रहा कि यूएसएसआर का 1990 और 1991 के साल में जो विघटन हुआ, जो 15 कंट्रीज में यूएसएसआर टूटा, उसके बाद इसकी महत्वता एकदम से खत्म हो गई और रशिया भी अकेला पड़ गया। तो शायद इस वर्सो पैक्ट का भी कोई अहमियत नहीं रह गई और इसको डिसॉल्व कर दिया गया। अगर हम देखें इस मैप को तो इसमें जो ये आपका ग्रीन एरिया दिख रहा है जी, आपका नाटो एरिया था, और जो आपका ये एरिया दिख रहा है ये आपका वर्सो पैक्ट के अंतर्गत आता था। तो एक तरह से आप कह सकते हैं वर्ल्ड जो है, जो विश्व है, वो 2 धुरी में बट गया था। एक तरफ नाटो थी और दूसरा वर्सा पैक्ट के वर्सा संधि की देश थे। इनमें जो ये सफेद कलर से रंगे हुए देश हैं, इनको आप बोल सकते हैं कि ये नॉन न्यूट्रल थे, ये न्यूट्रल देश थे, ये नॉन अलाइंड देश थे। इनमें से एक देश हमारा भारत भी आता है। अगला हम बात करें स्विफ्ट मानदंडों की, तो आखिर ये स्विफ्ट मानदंड क्या है, हम इनके बारे में जानें। इससे पहले एक बार हम इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म जो है हमारा, वो सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन है। तो दरअसल हम ये कह सकते हैं कि जो स्विफ्ट है वो किसी तरह की कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, किसी तरह की कोई संस्था नहीं है, बल्कि एक तरह का ये इंस्टीट्यूशन है। ये एक तरह का ऐसा समाज है
जो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर्स को ऑथराइज करता है, वेरीफाई करता है, या कहीं ना कहीं देशों को यह बताता है कि हाँ इस तरह के ट्रांजैक्शंस हुए हैं और आप इसके लिए आगे बढ़ सकते हैं। असल में होता क्या था कि जब आप कोई बड़ा ट्रांजैक्शन करते हैं तो वेरीफाई नहीं कर पाते कि हाँ ये ट्रांजैक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, और इसमें आपको ट्रांजैक्शन के बाद काफी डिले हो जाता था। तो सन 1970 के दशक में एग्जैक्टली 1977 में विश्व की G10 यानी विश्व के 10 देशों ने मिलकर एक संस्था का निर्माण करने की कोशिश की और कहा कि हम इसके अंदर सभी बैंकों को एकीकृत करेंगे और जब इंटरनेशनल ट्रांसफर्स होंगे उनमें हम इस पे वेरिफिकेशन प्रोवाइड कराएंगे, और इसी काम को किया गया स्विफ्ट के अंतर्गत। और आज जो स्विफ्ट का जो एरिया है, जो फैलाव, वो लगभग 200 देशों में है और 200 देशों की लगभग 11,000 बैंकों में इस स्विफ्ट मानदंडों को अपनाया जा रहा है और इसके वेरिफिकेशन प्रोसेस को यूज किया जा रहा है। इसकी वजह से इंटरनेशनल फोरम पे जो पेमेंट्स हैं काफी फास्ट हो गए, काफी इजी हो गए हैं और कहीं ना कहीं आसानी होती है लोगों को अब पेमेंट करने में। हालांकि रशिया को स्विफ्ट से बाहर करने का क्या फायदा या क्या नुकसान है रशिया का, तो बेसिकली अगर हम देखें तो रशिया को कोई खास इंपैक्ट स्विफ्ट से नहीं पड़ने वाला है, जिसके कारण है रशिया के खुद ने जब 2014 में क्रीमिया पर आक्रमण किया, उसे पता था शायद कि दोबारा अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो यूएसए जो सबसे पहला काम करेगा, ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो पश्चिमी देश हैं, वो सबसे पहला जो काम करेंगे वो यही करेंगे कि रशिया को स्विफ्ट से बाहर का रास्ता दिखा दें। और यही हुआ भी, शायद इसीलिए रशिया ने अपना खुद का पेमेंट सिस्टम बनाना शुरू किया। और उसके बाद अभी हाल ही में यूक्रेन पे चढ़ाई करने से जस्ट पहले उसने चाइना से नो टाइम लिमिट की डील की, जो चाइना का क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम है, जो सीबीपीएस सिस्टम चाइना का स्पेशल है उसके साथ, जिसमें यह हुआ कि हम कितने भी अमाउंट का पेमेंट कर सकते हैं, कितने भी अमाउंट का ट्रांसफर कर सकते हैं और आप इसके लिए हमें पेमेंट गेटवे प्रोवाइड करेंगे। तो कहीं ना कहीं चाइना के साथ ही करके रशिया ने अपने आप को सेव किया। उसके बाद रशिया ने अपना खुद का एक पेमेंट जारी किया और रशिया इस प्रोसेस में है कि वो अपना डिजिटल रूबल लॉन्च कर सके, ताकि जो पेमेंट्स हैं वो डिजिटल हो और यूएस डॉलर की जरूरत ना पड़े, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑथराइजेशन वो डायरेक्ट कर सके। और कुछ इसी तरह के प्रोसेस उसने इंडिया के साथ भी किए हैं, जैसा इंडिया ने ईरान के साथ किया यूएस सैंक्शंस के बाद, उसने डायरेक्ट रुपीस में डील किया। उसी तरह इंडिया और रशिया आपस में रुपी को मान्यता देने जा रहे हैं, ताकि जो ट्रांजैक्शंस हैं, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हैं, वो रुपी के साथ डायरेक्ट हो सकें और यूएस डॉलर का हम कम से कम यूज करें। तो कहीं ना कहीं रशिया का स्विफ्ट से निकालने का कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं होने वाला। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं इस युद्ध का जो सबसे बड़ा आर्थिक नुकसान है वो रशिया को हो रहा है और आगे भी जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो रशिया को ही होने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं इस कार्य से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला और शायद रशिया इस चीज को जानता था, इसलिए उसने इस चीज की तैयारी कर भी रखी थी। तो चलिए अगला हम देखते हैं इसमें जो चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र है। तो चेर्नोबिल के बारे में आपने सबने सुना होगा, अभी हाल ही में रशिया ने इस पर कब्जा कर लिया। तो असल में चेर्नोबिल पावर प्लांट न्यूज में क्यों रहा, सुर्खियों में क्यों इतना रहा, तो इसका जो कारण है वो ये है 1986 की चेर्नोबिल की घटना, रेडिएशन घटना। सन 1977 में बना चेर्नोबिल संयंत्र ये नहीं जानता था कि 1986 में उसके द्वारा एक इतना बड़ा कांड हो जाएगा कि हजारों लोगों की जानें चली जाएंगी। हालांकि यूनाइटेड नेशंस तो कहता है कि सिर्फ 55 लोगों की जान गई, बट सच्चाई तो वहां के लोग ही जान सकते हैं और वहां के लोकल पीपल को ही पता है कि कितनी कठिनाइयों से उन्होंने इस आपदा को झेला था। तो सन 1986 में जब चेर्नोबिल से चैम्बर नंबर 4 से गैस रेडिएशन होना शुरू हुए तो कहीं ना कहीं वो पूरे एरिया में फैल गए और आज तक उसके हमें असर देखने को मिलते हैं। और रशिया ने इसी चेर्नोबिल संयंत्र पर कब्जा कर लिया है और कहीं ना कहीं यूक्रेन का कहना है कि इस संयंत्र में रेडिएशन डेंजर मार्क से ऊपर बढ़ गए हैं। इसका मतलब है जो रेडिएशन, जो न्यूक्लियर प्रोसेस है वो शुरू हो गए हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये विश्व के लिए बहुत ही खतरनाक बात है और कहीं ना कहीं रशिया को इस चीज को देखना पड़ेगा कि हम कोशिश करें कि विश्व को हम न्यूक्लियर वॉर की आग में ना झोंकें। और क्योंकि अगर न्यूक्लियर वॉर होता है तो ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं रहेगा, किसी का इसमें फायदा नहीं होने वाला। हजारों लाखों लोगों की मौत होगी, सिर्फ मौत का तांडव होगा और कुछ नहीं होगा। चलिए, तो ये सब तो रशिया की डिप्लोमेसी है, इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। हमारे काम का जो फैक्ट है इसमें यह है कि जो चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र है उसका जो ऑफिशियल नाम है, जो आधिकारिक नाम है, वो व्लादिमीर लेनिन न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इसको 1977 में कमीशन किया गया था, यानी 1977 में ऑफिशियली लॉन्च किया गया था। और रिएक्टर संख्या 4 में जब 1986 में इसका रिसाव हुआ, 1986 में जब रेडिएशंस निकले, उसके बाद से इसको
डीकमीशन करने की बात चलने लगी और सन 2000 से आज तक इस प्रक्रिया का अनवरत जारी है और इस प्रक्रिया में अभी भी पता नहीं कितने प्रोसेस होने हैं और अभी तक ये बंद नहीं हो पाया है। शायद ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल का ना होना या और भी कई कारण है जिसकी वजह से ये अभी तक डीकमीशन नहीं हो पाया है, क्योंकि ये कई हादसों की वजह बना। 1977 में डीकमीशन होने के बाद 1980 में, 1984 में और भी कई छोटे छोटे हादसे हुए, लेकिन 1986 की आपदा ने एक बड़ा मंजर तैयार कर दिया, जिसके बाद इसको डीकमीशन होने की बात चलने लगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप देख सकते हैं इस वीडियो को, इस फोटो को, चेर्नोबिल प्लांट के सुंदर सा बना हुआ है, आसपास कुछ भी नहीं है क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स अक्सर बाहर ही बनाए जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम फिर आएंगे नए वीडियो के साथ, नए जीएस स्पेशल सीरीज के साथ, और देखेंगे जो नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं रशिया यूक्रेन क्राइसिस में, उनके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे और समझेंगे। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, इस वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखकर जानकारी जुटा सकें। थैंक यू।